बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ जहाँ पर हम बात करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक जानिब कोरोना केसेस जो कि रिकॉर्ड हद तक अब कम हो चुके हैं, और गुज़िश्ता रोज़ में पढ़ रहा था कि जो रिकॉर्ड हुए रिपोर्ट केसेस वो अब तक 2 महीने की तादाद सबसे कम आई है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, यानी कि आप एक तरफ केसेस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी एक अभाव मौजूद है, लिमिटेड टेस्टिंग की जा रही है, शायद फाइन टेस्टिंग नहीं की जा रही। ऑपोजिशन का ये स्टांस है। और फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना कि साइन एंड सिम्टम्स को देखकर ही टेस्ट किया जा रहा है। अब रैंडम टेस्टिंग का जो सिलसिला शुरू किया था, शुरू में थे हम लोग चले जाते थे टेस्ट करवाने, अब वो नहीं हो रहा, प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी। बट एनीवेज SOPs को फॉलो करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब एक फेस्टिवल आ रहा है, जब एक त्यौहार आपका आ रहा है ईद का। और पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, छोटी ईद पर हम लोगों ने तमाम SOPs को फॉलो नहीं किया। लोगों ने देखा किस तरह रश बढ़ गया बाजारों में, जिसके बाद केसेस एकदम हाइप कर गए थे ना, बहुत ज़्यादा ग्राफ ऊपर चला गया था। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हम सब ने भी अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। देखिए मुझे लगता है साथ साथ थोड़ी सी ना हुकूमत को भी और ज़्यादा सख्ती करनी होगी ईद के दिनों में, क्योंकि लोग थोड़ा सा फिर भी एक दूसरे को मिलने के लिए होता है ना, अंदर से चाह होती है मिलने के लिए। इस ईद पर तो वैसे ही दावतें बहुत होती हैं, या शॉपिंग्स वगैरह कुछ 4 दिन पहले। तो जो सजेशन है ना, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ कि 25 तारीख से ही लॉकडाउन लग जाए। अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, खैर इस पर भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं कि इलेक्ट्रिक का इशू भी डिस्कस करना है। और साथ ही साथ कल इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो एक डिसीजन लिया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, दूसरी क्या तीसरी और चौथी के लिए भी, उस पर भी हम बात करेंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, कुछ सोशल एस्पेक्ट्स भी होंगे। लेकिन अभी टॉप स्टोरीज। हुकूमती दावे सच ना हो सके, कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। रोशनियों का शहर तारीकियों में डूब गया। शहरी शदीद गर्मी के बायस बिलबिला उठे। वफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक से मुतालिक कोई फैसला न कर सकी। बिजली की कीमत में इजाफे की असम्बली भी मौखर। वज़ीर आज़म ने मामले पर एक और इजलास बुला लिया। MQM पाकिस्तान का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत जरूरी नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पहली बीवी से इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दे दिया। सालिसी काउंसिल और सिविल जज से भी इजाजत लेना जरूरी नहीं। बैक वक्त निकाह में 4 बीवियां रखना जायज है। जबरी बरतरफियों तनख्वाहों में इजाफा न करने पर रेलवे मुलाजमीन भड़क उठे। 5 अगस्त को रेल का पहिया जाम करने का ऐलान। रेल मजदूर इत्तेहाद का लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाज। सूरज आज दोपहर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। किबला रुख का तयन हो सकेगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:26 पर सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। इस वक्त खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। और कोरोना वायरस के बायस गुर्दों के अमराज में इजाफा। गुर्दों के मरीजों के लिए इलाज कितना जरूरी है, करेंगे इस पर भी आज बात। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में बिजली का मसला तूल पकड़ता जा रहा है, इसका हल नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको ये भी बताएं कि सिंध हुकूमत ने इस हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। वज़ीर तवानाई ने इजलास किया और इस इजलास में उन्होंने के इलेक्ट्रिक को 500 kV ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए हॉक्स बे में 40 एकड़ की अराजी भी अलॉट कर दी है कि सप्लाई और डिमांड में जो डिफरेंस है वो कवर हो सके। और एलानिया लोड शेडिंग तो हो ही रही है, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जा सके। बड़ी बात है, इनको ये ख्याल आ गया है इस वक्त अब ये फैसला करने का। शायद उनको लगता है कि अभी भी वक्त था ये ग्रिड स्टेशंस बनाने के लिए, अभी भी वक्त था कि ये तमाम डिसीजंस लेने के लिए। हालांकि इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। कराची के शहरी बहुत अरसे से इस वक्त परेशान है, गुज़श्ता कई साल से ये मामला है। ये
कोई 1 महीने 2 महीने का मामला नहीं है, गुज़श्ता कई साल से हम लोग ये देख रहे हैं यही मामला कि कराची में बिजली नहीं है, उसकी वजह से पानी नहीं होता। फिर जो मेन आपका शहर है पूरे पाकिस्तान को, जहाँ पर इकॉनमी में ये बैकबोन का किरदार अदा करता है, उस शहर के साथ आप अब तक ये डिसीजंस ले रहे हैं और इजलास में फैसले करें कि हम आइंदा ये कर लेंगे। आपके सामने असद उमर ने कहा कि 2023 तक कराची को 2100 मेगावाट बिजली फराहम कर दी जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब ये डिसीजंस पहले नहीं हो रहे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब अबू ज़र, कल MQM पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल के हल को हम यकीनी बनाएंगे और उसके साथ साथ ताहम काबीना का जो इजलास है कि इलेक्ट्रिक के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं कर सका। जो उस प्रोटेस्ट के अंदर जो धरना दिया गया, नारे लगाए गए, लेकिन उसका भी असर ये हुआ कि अभी तक कुछ मामला उस तरह से सॉर्ट आउट हो नहीं सका। लेकिन असद उमर साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम जल्द मामला हल कर लेंगे और ऑब्वियसली वो ये भी कहते हैं कि ये मामला पहले से लिंगर ऑन करता आ रहा है। उन्होंने कहा क्या, पहले आपको दिखाते हैं। मजमूई तौर पर 2150 मेगावाट बिजली कराची में सप्लाई का इजाफा किया जा रहा है अगले 3 साल के अंदर। यानी अभी जितनी बिजली सप्लाई की जाती है उसमें 70% इजाफा किया जा रहा है। तो असद उमर साहब ने जो कहा आपने देखा, और उन्होंने कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 100 मेगावाट बिजली फ्राहम कर दी जाएगी जल्द। और ऑलरेडी असल में के इलेक्ट्रिक को खुद भी बिजली प्रोड्यूस करनी है और उसके साथ विफाक ने भी उनको देनी है, तो टोटल 3500 मेगावाट है। ऑब्वियसली जब इसमें मैनेजमेंट ना हो तो फिर सारा मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। इस मौका पर मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौजूद थे, MQM के रहनुमा खालिद मकबूल भी मौजूद थे। खालिद मकबूल ने इस प्रोटेस्ट में क्या कहा, पहले आपको भी सुनाते हैं। कि कितना मुनाफा कमाया है और कितना के इलेक्ट्रिक ने अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए कितना उस पर दोबारा जो के इलेक्ट्रिक से अदा था आवाम के सामने लाएं, उसका जायजा लें और उनको पाबंद करें। इमरान खान साहब को हमने इसी जगह खड़े होकर देखा है, उनकी तकरीरें देखी हैं, उन्होंने बिल फाड़े हैं, जलाए हैं कि मत दो फिर टैक्स। तो क्या मैं उनके नक्शे कदम पे चलवाऊं अपने लोगों को, कराची के लोगों को मैं ये कहूं या कि टैक्स देना बंद कर दो? मेयर कराची ने ये जो बात की, आप देखिए अबूज़र कि ये इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और इवन हुकूमती मेंबर्स और मिनिस्टर्स जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में थे। तो मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, ये प्रोटेस्ट वो किसके खिलाफ कर रहे थे? क्योंकि के इलेक्ट्रिक तो फेडरल के अंडर ही आती है और फेडरल ने ही उसको इस मामले को सॉर्ट आउट करना है। तो क्या अपने ही खिलाफ एहतजाज कर रहे थे असद उमर साहब जो वहाँ मौजूद थे, या जो हुकूमती अलायंस है MQM जो प्रोटेस्ट कर रही थी वहाँ पर? इसके साथ साथ ये देखिए कि जो मैनेजमेंट है वो उसमें ऑब्वियसली सिंध हुकूमत भी इन्वॉल्व है, फिर इसके साथ साथ विफाक भी इन्वॉल्व है, फिर के इलेक्ट्रिक क्योंकि प्राइवेट एक इदारा उसको आपने अथॉरिटी दी हुई है बिजली प्रोड्यूस करने की, वो भी इसमें शामिल है। तो ये ओवरऑल सभी इसमें इन्वॉल्व एक तरह से हैं भी, और सभी एक दूसरे से अब दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मेरा के खिलाफ शायद एहतजाज भी कर रहे हैं, ये मेरा कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। अब ऑब्वियसली ये सबका जब सभी का कसूर है क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट है ओवरऑल ही, इसमें आप कह सकते हैं कि ये मिसमैनेज हुआ तमाम मामला के इलेक्ट्रिक का, चाहे उसको आपने जब बिजली फराहम करने के लिए अथॉरिटी दी, उसके बाद कोई और आपने मामला कंपनी ने दी है, और इसके बाद एक और मामला जब यहाँ पर आपने जब बिजली दे भी दी, लेकिन अब आप फैसले करेंगे किस तरह से हम अलॉटमेंट करेंगे मज़ीद। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ कल असम्बली के अंदर भी बाकायदा बहस हुई। ये वो मामला है जिसकी अब गूंज असम्बली के ऐवान में भी सुनाई दे रही है, और ये मसला वाकई में तूल भी पकड़ता जा रहा है। और असल में ब्लेम गेम जो आप कह रहे हैं अबूज़र, वो तो चल ही रही है, उस पर डाल दिया, सूबाई हुकूमत ने फेडरल पर डाल दिया, फेडरल ने के इलेक्ट्रिक और सूबाई हुकूमत की मैनेजमेंट पर डाल दिया। आवाम जो है वो बिलबिला रही है, गर्मी से बेचारे बच्चे बिलबिला रहे हैं, ख़वातीन जिन्होंने घर में रहना है, और इस कदर गर्मी में 12-13 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त में नहीं आती है। और स्पेशली जब आप इतने बिल दे रहे हो और एक प्राइवेट कंपनी जो है वो इसको रन कर रही हो, तो फिर क्यों चेंज नहीं कर दिया जाता, क्यों नहीं ड्रास्टिक डिसीजंस लिए जाते ताकि कराची की आवाम को सहूलत और सुकून मिल सके? अच्छा, एक डिसीजन लिया गया है कल कि बिजली महंगी नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं। तो ये कल विफाई काबीना में जब इजलास हुआ विफाई काबीना का, तो वहाँ पर ये भी सजेशन थी कि बिजली महंगी कर देते हैं, 14% तक बात की जा रही थी, लेकिन वो शायद एक अच्छी डिसीजन हम कह सकते हैं कि ये ले ली गई, ऑन होल्ड चला गया। अबूज़र, मैं ये नहीं कहूंगी कि डिसीजन नहीं लिया गया, आई थिंक पोस्टपोन हो गया। बिल्कुल, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। एनीवेज नेशनल असेंबली में भी बातें होती रही हैं इस पर, ऑब्वियसली हर जगह पर बात हो रही है, तो वहाँ पर भी होनी चाहिए। वहाँ पर भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगे गए, बहस की गई, हुआ कि आपको दिखाते हैं।
नवीद कमर साहब भी थे, फैसल वाडा भी थे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क्या हो गया, तभी सब मामला चल रहा है। फैसल वाडा को कहा गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया जब से ये आए हैं, मिसमैनेजमेंट है एक दूसरे को, इन्होंने जो फ़ायदा लिया इसमें आरिफ नकवी का नाम लिया गया कि जी आपने उसको जो है फ़ायदा दिया था ये टेंडर पास कराने में। तो मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही हैं, इस पर कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदा किसका है? किसी का फ़ायदा नहीं है, नुकसान है आवाम का, जो कराची के शहरी हैं वही परेशान है। मुझे आप देखें अबू सर, बेनिफिशरी तो कोई ना कोई रहता है, ये इल्ज़ामात जो है वो अपोजिशन की तरफ से लगाए ही जाते हैं कि इस कंपनी को ठेका दे दिया तो उनका अपना बेनिफिट इसमें क्या था। ठीक है, हो गया। अब आप ये देखें कितने सालों से ये चल रहा है। अब ब्लेम गेम से मुझे लगता है आगे निकलना होगा एंड यू गाइस नीड टू डिसाइड कि किस तरह से इस मामले को, इस मसले को सॉर्ट आउट कराना है। अगर हुकूमती पार्टी भी ये कह रही है कि मामला सॉर्ट आउट कराना है, सिंध की हुकूमत भी कह रही है मामला सॉर्ट आउट कराना है, कराची में जिनकी हुकूमत MQM भी कह रहे हैं कि हमने ये मामला सॉर्ट आउट कराना है, और कराची से जहां मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो कराची को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फिर अब आप क्या वेट कर रहे हैं? ये ब्लेम गेम से बाहर निकलें और सॉर्ट आउट करें कि मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर करना है। तो ये मामला अब है क्या? हमारे नुमाइंदा इस वक्त हबीब खान मौजूद है कराची में, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन चल क्या रही है। हबीब, पहले ये तो बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल जो कि दावे किए गए थे कि कराची में गैर लानी लोड शेडिंग नहीं होगी, क्या उस पर कोई आपने देखा इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ? और फिर उसके बाद हम बात आपसे ये करेंगे कि ये हो क्या रहा है, किसकी गलती है, लेकिन पहले ये बताएं सिचुएशन क्या है। जी बिल्कुल अबूज़र, गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर जब कराची की सियासी जमातें और हुकूमती जो सतह पर मौजूद जो जमातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल रही, इन सब की जानिब से किया गया कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, जिसके बाद जो वफाकी वज़ीर हैं असद उमर, उन्होंने कराची आकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर यकीन दहानी कराई कि कराची में जो लोड शेडिंग का मामला है वो अब दो रोज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर जो है वो 5 रोज़ गुजर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक ने वादे किए, वफाकी वज़ीर ने दावा किया, उसके बावजूद शहर में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बरकरार है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो कि शहर में चल रही थी वो के इलेक्ट्रिक ने अब उसका नाम तब्दील कर दिया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इलाकाई फॉल्ट्स के नाम पर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कई घंटे इलाकाई फॉल्ट्स के नाम पर जो है वो इलाकों की बिजली बंद की जा रही है। रात गए भी मलीर, जिना स्क्वायर और इसके मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पर इसी किस्म की सूरत हाल का सामना रहा। शहरी रात गए भी घरों से बाहर जो है वो अपनी रात गुजारने पर मजबूर रहे। शहरियों का तो हाल बुरा है। शदीद गर्मी के अंदर वही उनकी जो एक बेसिक सी डिमांड है कि रात के जो है कम से कम के इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ना करे, लेकिन इलाकाई फॉल्ट्स के दाम पर कई घंटे के लिए गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जा रही है। कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है कराची में अगर काउंट करें, और क्या ये एरिया वाइज भी डिफर कर रहा है कि कुछ एरियाज में ज्यादा हो रही है, कुछ में कम हो रही है? कोई ऐसी भी इंडिकेशंस हैं? आप खुद भी कहिएगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? क्या रात में ज्यादा लाइट जाती है, दिन में जाती है? जरा आम आदमी की बात करें, वो किस हाल में है? जी बिल्कुल सीमल, एरिया वाइज ही के इलेक्ट्रिक ने जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रखा है अपना। शहर के जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर बिजली की जो लोड शेडिंग है वो दिन के औकात में 4 से 6 घंटे जो है वो की जा रही है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा दूसरे इलाकों की तरफ जाते हैं जिसमें कोरंगी है, शाह फैसल है, लांडी है, सरजानी टाउन है और दीगर इलाके हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो इस वक्त 10 से 12 घंटे का चल रहा है। अच्छा, और साथ ही साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला होता है। बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग वो होती है और उसको नाम जब के इलेक्ट्रिक को, जब शहरियों से हम बात करते हैं, हम खुद भी फ़ोन करते हैं जब हमारे इलाकों में लाइट जाती है तो के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदे होते हैं जो टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे मौजूद रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही सामने से एक्सक्यूज़ आता है कि सर आपके इलाके में जो है वो इलाकाई फॉल्ट है, हमारी टीम आपके इलाके में मौजूद है, बहुत जल्द आपकी लाइट बहाल कर दी जाएगी। तो तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। ये तो सिचुएशन आ गई, समझ आ गया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है और एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। ये मुझे बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि 100 मेगावाट मजीद फराहम कर दी जाएगी वफाक की जानिब से 2023 में, यानी कि अभी भी 3 साल पड़े हैं। इसके अलावा ये बताइएगा कि अब ग्रिड स्टेशन के हवाले से बात की जा रही है कि हॉक्स बे पर बनेगा, 40 एकड़ अराजी दी जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? 40 एकड़ अराजी जो दी जाएगी वो उस पर के इलेक्ट्रिक को 500 किलोवाट के ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए, यानी कि के इलेक्ट्रिक अभी तामीर करेगा, उसकी बिजली जब बनेगी ये तो 3 साल बाद का मामला है। अभी क्या करना है? अभी के लिए फौरी डिसीजन क्या लिया जा रहा है कि मामला ठीक हो जाए?
जी बिल्कुल, शहर की अगर बिजली की पैदावारी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत, सबकी जानिब से जो भी के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो फिलफौर के लिए कोई भी इक़दाम जो है हमें नज़र नहीं आ रहे। 600 मेगावाट की इस वक्त बताया जा रहा है कि शहर में किल्लत है बिजली की, लेकिन जो भी प्लांट लगाने के हवाले से बात की जा रही है या बेहतरी के हवाले से बात की जा रही है, वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची में बिजली की पैदावार के हवाले से बात की कि 2 साल में जो है आइंदा 2 साल में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो 2023 के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। 2021-22 पे भी किसी का फोकस नहीं है और 20 में हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ पे 12-15 घंटे की लोड शेडिंग से अभी हमें यानी कि हबीब, तो कराची वाले कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये तो फ्यूचर प्लान्स की बात हो रही है। ग्रिड स्टेशन लगा दिया जाएगा, इतने मेगावाट बिजली दे दी जाएगी। अभी फिलहाल जो 600 मेगावाट आप बता रहे हैं कि किल्लत का सामना है कराची शहर को, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वो एक शेर है ना कि जुल्म किया तेरे वादे पर एतबार किया, क्योंकि वादा तो वफा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वादा तो वफा कराची में होता दिखाई ही नहीं दे रहा है किसी सूरत भी, क्योंकि फिलफौर यहाँ पर जो 600 मेगावाट की जो किल्लत है उसको पूरा करने के लिए वफाकी वजीर खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के पास वो निज़ाम ही मौजूद नहीं है कि जिससे वो शहरियों को सप्लाई कर सके। अगर 600 मेगावाट इजाफी बिजली दी भी जाती है तो के इलेक्ट्रिक के निज़ाम में जब सप्लाई करने के लिए सिस्टम ही मौजूद नहीं है, तो शहरी कहाँ से जो है वो सुकून का सांस ले सकेंगे। सही। हबीब, आप साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है MQM से रहनुमा हैं अली खुर्शीदी। करते हैं अली खुर्शीदी साहब, पहले तो वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये क्या हुआ, इतनी मिसमैनेजमेंट कि अभी भी ये फैसले किए जा रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 साल में किस तरह से कराची को बिजली फराहम करनी है के इलेक्ट्रिक की जानिब से या फिर विफाक की जानिब से, लेकिन अब तक क्या होता रहा है? ज़रा आप इसको समरी कर दीजिएगा, कहाँ पर गलती थी किसकी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा ताकि आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन से लेकर प्री प्राइवेटाइजेशन एंड पोस्ट प्राइवेटाइजेशन क्या सिनेरियो रहा और एट द एंड ऑफ द डे कराची की आवाम ने जो है वो किस तरह सफ़र किया है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि के इलेक्ट्रिक की जब प्राइवेटाइजेशन की गई थी या किसी भी इदारे की जब प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो सरकार एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखती है कि ये इदारा जो है वो एफिशिएंट नहीं है, इल हो चुका है, और इसको हमें एफिशिएंट बनाने के लिए या इस पे जो हम गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही होती हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए वो क्या करती है, कोई भी हुकूमत वो उसको प्राइवेटाइज़ कर देती है। जब प्राइवेटाइज़ किया गया के इलेक्ट्रिक को तो कराची की आवाम बिलखुसूस यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम बेहतर करेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइनें जो है अपनी स्ट्रीमलाइन करेंगे और हमें जो है वो एक एफिशिएंट तरीके से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। हुआ क्या, हुआ ये कि मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करूँगा, यहाँ गुज़िश्ता 1 दिहाई से सूरत हाल ऐसी बनी है कि इलेक्ट्रिक जो है अपना जनरेशन जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, उस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है उनकी एंड से कि इलेक्ट्रिक की ये जो जब से ये प्राइवेटाइज हुई है। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के जो लॉसेस थे जी, उस पे भी काम नहीं किया गया। अली साहब देखिए, जैसे आप ये जिक्र कर रहे हैं कि चेंजेस आने चाहिए थे, रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, अब आप किसी भी इदारे को प्राइवेटाइज तब करते हैं जब आप उससे बेहतर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। ये तो वर्स्ट हो गया ना, असल में तो कराची की आवाम परेशान हो रहे हैं। अब आगे आकर बहस भी चल रही है, ग्रिड स्टेशन की बात भी हो रही है, 2023 में कहा जा रहा है कि 2100 मेगावाट बिजली फराहम भी करेंगे, कराची को सपोर्ट करेंगे। और ये जो 2 साल का अरसा है इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या कराची की आवाम इसी तरह से बिलबिलाते रहेंगे? 10 से 12 घंटे अगर एक आम इलाके में लोड शेडिंग हो रही है और बिलों के परवाने आप भी समझते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं, लाइन लॉसेस का जिम्मेदार भी कराची वालों को डाल दो, बिजली चोरी का जिम्मेदार भी उन पे डाल दो, और बिजली तो आनी नहीं है लेकिन बिल जो है वो जेबे भर के आ जाना है। मैं आपके सवाल से कम्प्लीटली एग्री करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे कराची का जो शहरी है वो सफ़र कर रहा है और वो बहुत बुरे अंदाज से सफ़र कर रहा है। उसको ना सिर्फ ओवर बिलिंग का मसला है, उसको जब से कोविड-19 की एक यूनिक सिचुएशन डेवलप हुई है पूरा दुनिया में, यहाँ पर शहर कराची की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर 12-12 घंटे, मैं जिस इलाके से, मैं हल्का इंतखाब है मेरा औरंगी टाउन, वहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग मौजूद है।
गर्मी की सूरत हाल है, यहाँ लोग सेल्फ आइसोलेट हुए हैं घर पे, और 12-12 घंटे की अगर वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही होगी तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि कराची क्या किस अंदाज से बिलक रही है। पूरी बात से एग्री करूंगा। इन्हीं बातों के ऊपर कल आपने एहतजाज किया था पार्लियामेंट के बाहर, विफाकी वजीर वहाँ पर असद उमर भी पहुँच गए, आपके मेयर कराची वहाँ पर थे, इसके अलावा दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। फिर क्या हुआ? सिर्फ वादे हुए हैं, कोई आपसे कुछ यकीन दहानी करवाई गई है कि बस अभी भी इसी तरह से चल रहा है सिचुएशन? बस मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जब अपनी बात को मैं कंटिन्यू कर दूं कि ये तमाम चीज़ें जब सामने आई, चूँकि एमक्यूएम जो है अवामी जमात है और अवाम की जो मसाइल हैं उनकी उस पर अवाम की जो नफ्स है उस पर एमक्यूएम जो है वो टोटल ग्रिप रखती है। तो इन मसाइल को सामने रखते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी क़यादत बशमूल MPAs, MNAs, राब्ता कमेटी जो हमारी है सुपीरियर बॉडी है, वो सारे जाके शहर इक़्तिदार में आके बैठ गए और हमारा मुतालबा सिर्फ एक था। हमारा मुतालबा ये था कि भाई जो पोस्ट प्राइवेटाइजेशन के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस है उसका मैकेनिज्म कब बनाया जाएगा। ये सवाल ना सिर्फ मेरा है, मेरी जमात का है, बल्कि शहर कराची के तमाम शहरियों का है कि क्या इनको जो है वो किस अंदाज से छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पे नेशनल ग्रिड से इनको 600 मेगावाट जो बिजली है वो प्लग इन कर रहे हैं इनके गैप को मेंटेन करने के लिए। इनको फर्नेस ऑयल सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है, इनको गैस सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है। तो ये कितने चहीते हैं और मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम के इधर गवर्नमेंट चेंज होती रही है, बट ये जो पॉलिसी रही है कि इलेक्ट्रिक को लेकर वो उसमें बड़ी यूनिफॉर्मिटी है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है यहाँ से वफाकी हुकूमत से कोई ना कोई जो है वो टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कल हमें बतलाया गया कि फर्नेस ऑयल की जो है वो तरसील बस 1 से 2 दिन में जो है वो आ जाएगी, कराची पोर्ट पे लग जाएगी और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बट अगर हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि इस तरह गैप मेंटेन करने के लिए इस तरह फिलहाल फॉर नाउ जो डिसीजन लेने की जरूरत है उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। अब आप ये देखिए कि आप लोग गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आप लोग खड़े हैं और इत्तेहादी हैं, तो ये बड़ा एक गैर मुनासिब सा एक सिनेरियो नजर आता है कि इत्तेहादी ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने कहा एमक्यूएम एक अवामी जमात है, बेशक है, और कराची के लोग सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं अपने एमक्यूएम के लीडर्स को, और एमक्यूएम जो है वो वहां पर एक बड़ा होल्ड रखती है। अगर उसी की नहीं सुनी जा रही, इत्तेहादियों की नहीं सुनी जा रही, तो फिर ऑपोजिशन तो सही कहती है कि ना तो सिंध के मसले हल किए जा रहे हैं, ना ही कराची के मसाइल के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना ही बता दीजिए, क्या किसी को पता है कि लास्ट टाइम ट्रांसमिशन लाइंस कब तब्दील हुई थी कि इलेक्ट्रिक की लाइन लॉसेस को कम किया जाता? सिर्फ रेजिडेंशियली लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं इस लोड शेडिंग से। मैं फिर आपकी तमाम जितने भी आपने पॉइंट रेज किए उससे कम्प्लीटली एग्री करूँगा। यस, एक ये इशू जो है बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टनर, अब यहाँ पे जो अलाई हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट में, ये चीज़ें ऑन द टेबल सारी सॉल्व हो जानी चाहिए, रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अल्टीमेटली हुआ क्या, यकीनन नहीं सुनी गई होगी, इसी वजह कर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो आके पार्लियामेंट हाउस पे हम कराची से तमाम MPs ट्रैवल करके इस्लामाबाद गए और ये चीज़ बावर करवाई कि हम सफ़र कर बीइंग इत्तेहादी हमारे ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि आप इनके इत्तेहादी हैं, तो उस इत्तेहाद ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जस्ट टू मेक थिंग क्लियर, हमने यहाँ पर आके प्रोटेस्ट किया है और हमारी डिमांड्स वही डिमांड्स हैं जो शहर कराची के रहने वालों की डिमांड्स है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है हमारी कि हमें जो है भाई के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज की गई है तो वो कितने चाहिए हैं। मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा ये बात कि उनका कोई फाइनेंशियल ऑडिट मौजूद नहीं है पिछले 12 साल। इस बारे में कोई बात हुई क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कि एक और कंपनी को भी टेंडर दिया जाए, सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक की इजारादारी उसको खत्म किया जाए, इस पर कोई यकीन दहानी करवाई गई, कोई बात हो रही है या फिर के इलेक्ट्रिक की? देखें ये हमारी जो मुतालबात थे हमारे, उनमें से एक मुतालबा ये भी था कि केई की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए। मार्केट में जब तक कंपटीशन नहीं होगा ये सूरत हाल रहेगी ऐसे ही, यहाँ पे मुख्तलिफ वज़रा आते रहेंगे, मुख्तलिफ हुकूमतें चेंज होती रहेंगी और अल्टीमेटली शहर कराची का
इस पे उन्होंने खातिर खां कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी सोल्यूशन के लिए उन्होंने हमें ये बतलाया कि हम जो है वो फर्नेस ऑयल की तरसील कर दी जाएगी 3 से 4 दिनों में। ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं फिर एक अभाम ये पैदा हो जाता है ना कि कोई बेनिफिशियरी है के से, जिसकी वजह से ओवर द इयर्स ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ और वो अकेले ही उस पूरे मैदान में बादशाह बने हुए हैं जिनको शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया गया है। तो आपके ओवर द इयर्स पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में क्या लगता है कि कौन बेनिफिशियरी है, किसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए, इसका बहुत आसान सा तरीका है, जितना की इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है उतना ही नेपरा भी जिम्मेदार है। ठीक है, शहर कराची सिर्फ की इलेक्ट्रिक की हरकत और सकनात की वजह से, उनकी इल एफिशिएंट और मिस मैनेजमेंट की वजह से परेशान नहीं है, नेपरा की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं एज अ लेमैन एक शहरी की हैसियत से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे रहा है कि जिम्मेदारियां तो सबको पता है कि किसकी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी निभा नहीं रहा। इसी वजह से आज तक ये सिचुएशन नजर आई कि कराची के अवाम इतने सालों से परेशान है, ना कोई सिस्टम बदला, ना कोई मामला ठीक हुआ। सिस्टम बदला, ना तब्दीली आई, बट अल्लाह करे जी गवर्नमेंट के जो एलाइज हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओवर द टेबल तो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। वो हो सकता है उनके प्रोटेस्ट को ही नोटिस कर लिया जाए और कराची की आवाम की सुनवाई हो जाए, जो कि ना सिर्फ घरों में परेशान है बल्कि उनके कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। एनीवेज जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल एक आम पेशरफ्त हुई, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक डिसीजन लिया और इससे पहले जो डिसीजन एग्जिस्ट करता था उसको बिल्कुल ही अपोज कर दिया। और वो डिसीजन ये था कि एक मर्द को दूसरी शादी करने के लिए पहले ये था कि या तो सिविल जज से परमिशन लेनी होती थी और अपनी बीवी से इजाज़त लेना, बाकायदा इजाज़तनामा अटैच करना निकाहनामे के साथ ज़रूरी होता था। लेकिन अब ये कहा है बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है और डिसीजन ये लिया गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो ये मामला है क्या और ये किस तरह से इस पर डिसीजन लिया गया? हमारे साथ नुमाइंदा हमारे मौजूद हैं गौहर मसूद, जिनसे हम जानते हैं कि क्या इसकी डिटेल है। गौहर, बताइएगा क्या है तफसीर इसकी, जो डिसीजन लिया गया है, कब से ये मामला चल रहा था और क्या डिसीजन, क्या ये ओवरऑल पाकिस्तान में इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या कुछ डिफरेंस था? बिल्कुल मुजम्मल, इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि जैसे कल वजारत कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी का इजलास था, तो इस इजलास में एक बहस चल रही थी कि जो बच्चे यतीम हो जाते हैं तो दादा या नाना, क्या उनको दादा विरासत में हिस्सा दे सकता है कि नहीं। ये सवाल बुनियादी तौर पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पूछा गया था, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उसके साथ दिगर जुड़े हुए चीज़ें भी कमेटी को पेश कर दी, जहाँ से ये खबर फिर बाहर आ गई। ये 2013 और 14 में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मौलाना शेरानी के दौर में एक रिपोर्ट तैयार की थी दूसरी शादी से मुतल्लिक। उसमें ये बात कही गई थी कि जब आप दूसरी शादी करेंगे तो उस शादी में आपको पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस हवाले से कई जगहों पर शोहरों को सज़ाएं भी दी जा चुकी है। जी। अब यहाँ पर जो फैमिली लॉज है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है। एक तरफ तो जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट है 2013 और 14 की, ये बुनियादी तौर पर अभी दो दिन पहले, एक दिन पहले जब वजारत इंसाफ व कानून कमेटी का इजलास हो रहा था, तो उस कमेटी में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वही पुरानी रिपोर्ट उठाकर उनको पेश कर दी। तो यानी कि गौहर, ये वो पुरानी रिपोर्ट ही है 2013-14 की, जो जिसकी तौसीक अभी हुई है, ये कोई नया डिसीजन नहीं है। बिल्कुल, इस बुनियाद पर हम इसे तौसीक ही कह सकते हैं कि चूंकि जब कमेटी ने उनसे राय मांगी और इस्लामी नज़रियाती बेसिकली गौहर, आपके मुताबिक 2013-14 वाला मामला है, उसी को दोबारा तौसीक की गई है और अब ये डिसीजन ले लिया गया। गौहर साथ ही मौजूद रहेगा चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज साहब ने, उनसे हम थोड़ा सा इस मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। किबला अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। सही, ये बताइएगा ये जो मामला है दूसरी शादी का, ऑब्वियसली ये काउंसिल की कमेटी बैठी, डिसीजन हुआ, 13-14 से ये मामला चल रहा है, उसके बाद अब ये सामने आई ये रिपोर्ट, क्या कहेंगे ये क्या है? क्योंकि हमारे जो देखने वाले सुनने वाले उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कानून कुछ और कहता है कि वो तो सज़ा रखी गई है अगर पहली शादी मतलब पहली बीवी से पूछे बगैर शादी कर लें, तो ये किस तरह से मैनेज होगा, ये क्या इसकी तफसील क्या है?
हाँ बिल्कुल, ये असल में थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। हमसे लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने यतीम पोती की मीरास के बारे में अपनी सिफारिशात के हवाले से दरियाफ्त किया था जी। जो हमने मिनट्स भेजे वो पूरी कापी आ गई। उस कापी में ये दूसरी शादी और फिर इजाजत वाला मामला भी था। तो ये एक सच वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि ये सवाल ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे शायद मीडिया वालों ने वो कापी ले ली तो एक गलतफहमी पैदा हो गई। लेकिन बहरहाल इस्लामी नजरियाती काउंसिल की पोजीशन ये है कि फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में तो ये है कि पहली बीवी से इजाजत जरूरी है, मुसालहती काउंसिल के जरिए ये इजाजत जरूरी है, तो कानून तो यही है। फिर हमने शरी पोजीशन वाजे की थी कि शरीयत में इजाजत जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा शादियां हो सकती है 4 तक, लेकिन आदल शर्त है कुरानी हुक्म के मुताबिक। तो अब इस वक्त ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो किबला आयाज साहब देखिए ना, अब कंफ्यूजन हो गई शरई हैसियत में और कानून की हैसियत में। तो अब अगर दूसरी शादी करनी है और कानूनी तौर पर करनी है तो निकाह रजिस्टर कराना है तो इजाजत लेना होगी। शरई तौर पर अब ये डिसीजन आ गया कि इजाजत की जरूरत नहीं है, तो क्या अब इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा? ये तो हमारी तजवीज़ है कि फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की जाए, लेकिन इस वक्त तक वो कानूनी पोजीशन यही है कि 1961 का जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है वो बरकरार है। इस वजह से अदालती फैसले जो हैं वो उसी के मुताबिक होते हैं। हमने सिर्फ शरई पोजीशन वाज़े। सही। किबला आयाज साहब वो भी बता दीजिएगा, जो एक और आपने मामला बताया कि असल मामला क्या था कि दादा जो है अपने दादे की जायदाद में क्या पोते का हिस्सा होता है, अगर वालिद ना रहे उस पर क्या फिर रोशनी डाली गई? उसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं, यानी एक वसीयत की गुंजाइश है, लेकिन अब इस वक्त उस पर फैसला ये हुआ कि चूंकि ये पूरा मामला जो है ये विफाकी शरई अदालत में गया, विफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ एपेलेट बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है शरीयत का, उसके खिलाफ वहाँ पे एपेलेट बेंच में लोग विफाक हुकूमत गई, तो ये अब तक ज़ेर इल्तिवा है अदालत के अंदर। इस वजह से फैसला ये हुआ कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, किबला आयाज साहब जाते जाते फिर एक क्विकली जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अभी अगर किसी ने दूसरी शादी करनी है तो कानून के मुताबिक उसे इजाजत भी लेना होगी, बाकायदा रिटर्न इजाजत लेना होगी, तभी निकाह रजिस्टर्ड हो सकेगा, क्योंकि निकाह रजिस्ट्रेशन तो कानून के मुताबिक होती है, बट शरई हैसियत से वो शादी कर सकता है, बीवी रख सकता है। बिल्कुल कानूनी पोजीशन यही है, और इस वजह से आपने देखा कि कुछ लोग, कुछ ख्वातीन अदालतों में गई और अदालत ने उनके हक में फैसला किया। जी जी जी। लेकिन किबला आयाज साहब ये भी कहिएगा कि अब दूसरी शादी की इजाजत तो शरई तौर पर है और आप बीवी रख भी सकते हैं, लेकिन कोई इस चीज के ऊपर बात क्यों नहीं करता कि दूसरी शादी में इंसाफ बहुत मैटर करता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं शरई लिहाज से, कानूनी और इस्लामिक लिहाज से, वो बड़ी एक डिटेल्ड वैल्यू है उसकी। यहाँ पर शादी करके पहली बीवी को या तो छोड़ देते हैं या एक घर दे के वहां पे रख देते हैं और दूसरी शादी निभाना शुरू हो जाते हैं। ये भी तो जायज नहीं है ना इस्लाम में। बिल्कुल, वो जो अदल का हुक्म है, तो ये जो इस वक्त मुआशरती हमारी बीमारियां हैं और मुआशरती मुश्किल सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया किबला आयाज साहब। गौहर, आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानून वही है, ये की सिफारिशात थी। अब सर इट्स नॉट एज सच अ गुड न्यूज, जो कल लोग खुश भी हो रहे थे, हंस भी रहे थे। कानूनी तौर पर आपको अभी भी पहली बीवी से इजाजत लेना होगी, सर्टिफिकेट के बगैर आपका निकाह नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो बेसिकली एक कमेटी की सिफारिशात थी और इसीलिए अभी इस पर वही मामला है, वहीं पर सिचुएशन है। तो गौहर, आपने कुछ डिसीजन को तो नहीं ले लिया था कि अब आप थोड़े से हो गए थे कि अब तो नजरियाती काउंसिल की भी सिफारिश आ गई है? पहले तो बताएं, शादी भी की है गौहर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। प्लान तो नहीं कर लिया था दोबारा? मेरे नहीं, वो इंसाफ बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल मीडिया के हालात कि आप इस बात को सोच रहे हैं। लेकिन गौहर, मैं आपके लिए, उन तमाम मर्द हजरात के लिए जो कल बड़ा खुश हो रहे थे कि अब बीवी की इजाजत जरूरी नहीं है, एक साथ 4-4 बीवियां रख सकते हैं, उनके लिए बता दूं कि किबला आयाज साहब ने वाज़ेह तौर पर यह क्लियर कर दिया
कि कानूनी शादी के लिए आपको इजाजत लेना जरूरी है, और अगर अभी भी आपकी पहली बीवी अदालत चली जाएगी तो उसमें भी उस खातून को सपोर्ट किया जाएगा। वो फाइन, वो सजा एग्जिस्ट करती है कानून में। एनीवेज, अब ये मामला चूंकि कल आया था सामने, तो फिर हमने भी बहुत से हमारे इन हाउस पूछा कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे कि क्या अब ये डिसीजन आ गया है इस पर, वो क्या कहते हैं। थोड़ा सा और आपकी तरह लोगों ने बड़े लाइटर नोट पे रिएक्शंस दिए हैं, आपको भी दिखाते हैं। काउंसिल ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी बीवी से शादी की इजाजत दे दी। नहीं और वो भी 4 शादियां बगैर इजाजत कर सकते हैं, मतलब एक भी नहीं। सीरियसली? बिल्कुल। फिर औरतों के लिए भी तो इस तरह का फैसला होना चाहिए। आम आवाम के लिए। सर वैसे 10 या 12-15 साल तो हुए होंगे आपकी शादी को, कभी फील हुआ है कि ज़रूरत मतलब दूसरी शादी होनी चाहिए? दूसरी शादी जब हम इस्लामी तालीमात की बात करते हैं तो ज़रूर ज़हन में ख्याल पैदा होता है, लेकिन जब मामला इंसाफ का आता है तो फिर सर ये इंसाफ की बात है या वो मार शार की कोई बात है? मार शार भी बाकी मसला है, इसको इजी ना लें। मेरे ख्याल से कि अच्छा फ़ैसला है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो कर लें। ये अच्छा फ़ैसला है इसलिए कि अगर वो राइट्स पूरे कर सकते हैं और सारों को बराबर रख सकते हैं तो वो कर लें। अच्छा, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मर्द हज़रात हैं पहले ही आसमान पे चढ़े हुए हैं। जब इजाज़त मिल जाएगी, उन्हें मौका मिल जाएगा कि अब तो हमारे पास बिल्कुल राइट है, हम जो मर्जी करें। मेरा ख्याल है पहली बीवी के पास ये राइट रहना चाहिए। नो। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मर्द को पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी, तीसरी और चौथी शादी की इजाजत दे दिया, तो आप कैसे दें? ना करो यार कहने क्यों दस रहे हो मैंने? प्राइवेट मैसेज करना बड़ा गलत इंतजाम है, लाजमी है। कोई बात नहीं है कि इजाज़त देना चाहिए आपको, लेकिन ये फैसला अच्छा है, लेकिन फिर इजाज़त लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है दूसरी शादी की। मेरा अभी निकाह हुआ है, तो जो मेरी निकाह की शराइत थी उस पर भी मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मुझे दूसरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर हम इस्लामी निज़ाम के हवाले से देखें, शरई हवाले से देखें, उसमें मुकम्मल तौर पर इजाज़त पाई जाती है कि बीवी की इजाज़त के बाद मर्द शादी कर सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम में इजाज़त है वो है। अब मेरी राय ना ही पूछे तो मेहरबानी। नहीं वैसे आपकी शादी को 10, 15, 20 साल तो हुए होंगे, तो क्या कभी फील हुआ है कि नहीं दूसरी शादी होनी चाहिए? नहीं यार, मतलब यार फिर मरवाने की बातें कर रहे हो। फील क्यों नहीं होता? वो होता है। आपकी तो माशाल्लाह नई शादी हुई है, तो क्या मूड आगे है, कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान? देखें जी, बिल्कुल मेरा प्लान था। दूसरा, मैंने जैसे ही ये न्यूज़ पढ़ी है उसके बाद मुझे बड़ी दिली खुशी हुई इस बात के ऊपर। 4 शादियों की इजाज़त तो पहले ही है मर्द को, तो मैं ये समझती हूँ कि शादी की इजाज़त लेना ये ज़रूरी था, जो कि अब उन्होंने कहा कि नहीं ले सकती। वैसे आपका भी मूड है अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा? नहीं, हम तो मतलब बस ये जो करना चाहते हैं उनके लिए हमारा लक्ष्य खबर है, उनको मुबारक। यानी आपका कैमरा आप ही से पूछ लेती हूँ, आपका तो ऐसा कोई इरादा नहीं था? बिल्कुल नहीं। भाभी देख रही है शो? नहीं, ना भी देख रही है तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। इंसाफ करना बड़ा मुश्किल होता है। गौहर, आपसे भी फाइनल वर्ड्स लेते हैं। आपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की मुख्तलिफ लोगों के जो हैं वो ऑन अ लाइटर नोट, कुछ लोगों ने सीरियस बात भी की। आप फाइनल बता दें, कोई इरादा तो नहीं है? मैं खैर इरादा तो नहीं है, लेकिन इस फेवर में हूँ कि अगर कोई अदल के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है तो मैं इस फेवर में हूँ कि बेशक दूसरी कर ले और तीसरी कर ले। आपकी ये बात भी भाभी पकड़ सकती हैं जो घर में बैठ के इस वक्त आपको टीवी पर देख रही होंगी और ये सोच लें आपने वापस घर जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ गौहर, जिस तरह से आप बता रहे थे हमें, हम शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने बताया कि ऑब्वियसली असल बात वही है सिमन कि कानून जो है वो आपके मुल्क का जो है वो पहले आता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एक शरई हिसाब से बताया कि आपके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। अब ऑब्वियसली कानून के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर वो उस पर इम्प्लीमेंट करती है या नहीं। लेकिन अभी भी वो स्टैंडिंग है, तो ज़्यादा खुश होने की इतनी कोई बात नहीं है। 1961 का जो आइन एग्जिस्ट कर रहा है, आपको अभी भी इजाज़त लेना पड़ेगी। उन्होंने बेसिकली रेफर कर दिया है
कि आप कानून में तब्दीली कर सकते हैं और करें भी, लेकिन फिलहाल तो वही कानून जो है वो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। अब ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक जी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की कल की जो खबर थी, ऑब्वियसली ये बहुत ज़ेर बहस रही, सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोग इस पर बात करते रहे, तो अब तक किबला याद साहब ने इसको वाज़े कर दिया है, लेकिन कल क्योंकि वाज़े नहीं था तो बहुत से लोग परेशान हुए। पहले हमने आपको इन हाउस के हवाले से बताया कि क्या हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एम्प्लॉइज़ कह रहे हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो हैं इस पर खूब कल बोले हैं, परेशान खास तौर पर खबर काफ़ी परेशान हुई हैं, तो उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। उसकी पहली बीवी होती है, उसका हक है ये, वो उसे इजाज़त ले फिर कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसी के साथ गुजारा करे। इजाज़त के बगैर क्या पहली बीवी से इजाज़त लेके करेगा तो गलती है, वो करने भी नहीं देगी कभी भी। सबसे बड़ी बात है वो ये देखे वो उसके हुकूक पूरे करेगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। मर्द अगर बग़ैर इत्तला के बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक चोरी है, उसको पता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकता। इट शुड नॉट बी। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि पहले तुम अपनी मशवरत से करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात अपनी पहली बीवी से पूछो कि मैं दूसरी शादी करने का हक मतलब करना चाह रहा हूँ या जो भी है, तो फिर अगर उसकी मशवरत से करो। सर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसका हक बनता है कि आप उसके लिए घर में दूसरी बंदी लेकर आ रहे हो तो उसको भी पता होना चाहिए। जी, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी क्या कह रहे हैं और इस डिसीजन पर क्या ख्यालात रखते हैं। बात बड़ी मैच्योर थी कि देखिए आप इजाज़त लें, दैट मीन्स क्या ओपनली बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपने अगर इंसाफ करना है तो वो भी इस्लामी तकाज़े के हिसाब से ही है, और वो बड़ा डायरेक्शन है, प्रॉपर डायरेक्शन है कुरान में कि आपने इंसाफ करना है, जो कि एक मुश्किल काम है। तो ये ओपनली करें, इसमें चोरी हो जाती है। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, मुआशी हालत आपकी इतनी बेहतर है कि आप दोनों को बैलेंस पे रख सकते हैं, तो फिर तो इजाज़त होनी भी चाहिए। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर नौरीद फातिमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अबू ज़र बिल्कुल ठीक है। नौरीद साहिबा, ख़वातीन परेशान हो गई हैं कि अब दूसरी शादी के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, तो मर्द छुप छुप आके दूसरी तीसरी चौथी बीवी भी रख सकते हैं। क्या कहता है इस्लाम इस हवाले से, ज़रा बताइएगा। बहुत ही अहम और मैं समझती हूँ वक्त की ज़रूरत है ये मौजू जिस पे आपने गुफ्तगू शुरू की है, लेकिन ये मौजू पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो है पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कि सबसे पहली बात तो ये कि ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा राइट्स अगर किसी दीन ने दिए हैं, किसी मजहब ने दिए हैं, किसी कानून ने दिए हैं, तो वो इस्लाम ने औरत को दिए हैं। तो इस्लाम जितनी औरत के हुकूक की प्रोटेक्शन करता है, इससे ज्यादा कोई और रिलीजन नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं उसमें नहीं पढ़ती कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, लेकिन दोनों को इक्वली राइट दिया है अपनी मर्जी से शादी करने का। लेकिन हमारे यहाँ उलमा हजरात क्या, अवामुन नास क्या, मर्द हजरात सूरह निसा की आयत नंबर 3 का एक आधा पोर्शन पढ़ते हैं अपने हकूक के लिए। वो क्या कहते हैं कि फन की हु माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, बस इतना पढ़ते हैं। और इतना पढ़ने के बाद वो खवातीन के ऊपर क्या अपनी जो है वो अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, उसकी एक गलत किस्म की जो तशरीह है वो इस तरह करते हैं कि देखो हमें तो इस्लाम ने 2-2, 3-3 और 4-4 शादियों की इजाजत दी है और हम तो ये कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा वहां कहा करती हूँ कि इस आया करीमा सूरह निसा की आयत नंबर 3 इसको आप मुकम्मल तो करें, आगे तो पढ़े कुरान ने आगे क्या कहा है। आगे कुरान पाक कहता है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, और अगर तुम ये इजाजत बशर्ते अदल है, फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम जायद बीवियों में अदल ना कर सकोगे तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो। अब आप खुद देख लीजिए कि इस्लाम ने जो इजाजत दी है वो विद कंपल्शन है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, वो अदल के साथ है, और वो भी ऑप्शनल नहीं है, वो इट्स अ कंपल्सरी थिंग कि आप अदल कर सकते हैं तो ही करें। बिल्कुल, और उसके अंदर अदल में भी आपको ये देखना है कि हमें
एक शादी भी बसूरत अदलो इंसाफ आपको करने की इजाजत है। अदरवाइज अगर आप फिजिकली फाइनेंशियली आपकी कैपेसिटी। नौरी साहब, हमारी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये सिफारिशात हैं, शरई हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है एग्जैक्टली अगर बात की जाए, लेकिन कानून पाकिस्तान का यही कहता है, अभी भी यही वहीं पर स्टैंड करता है कि आपने पहली बीवी से इजाज़त लेनी है। तो फिर आपको लगता है कि ये अभी तक सिर्फ सिफारिशात की इतनी कोई ज़्यादा मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं होता, कानून वहीं पर रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि सिफारिशात तो सिर्फ इस सिचुएशन पर आ जाती हैं। देखिए मैं तो इस चीज़ को जानती हूँ कि मैं जिस मुल्क में रहती हूँ इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वेलकम बैक। है कि जैसे कि कोरोना के केसेस जैसे ही बढ़ना शुरू हुए, कुछ लोगों ने रिकवरी भी की, लेकिन कुछ लोगों के मामलात मज़ीद बिगड़ गए। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से उनके जो ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज होना शुरू हो गया, जिसमें लंग्स भी आते हैं, हार्ट है, इसके अलावा किडनीज और लिवर। तो ये तमाम ऑर्गन्स थे जो कि अफेक्ट हुए, जिससे अमवात में इजाफा हुआ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जहाँ पर मालूम हो कि आपके ये ऑर्गन्स वीक हैं तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। इट मीन्स कि आपके पास आपके अंदर पहले से वो डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही थी और फिर जब कोरोना का अटैक हुआ तो वो डिजीज़ जो है वो वर्स्ट होती गई। अब मसला ये है कि आप कोरोना की वजह से एक और फियर जो एग्जिस्ट कर रहा है कि लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे, डॉक्टर्स को चेकअप के लिए नहीं जा रहे, क्लिनिक्स नहीं जा रहे, चाहे उनको कोई भी बीमारी हो रही है वो सेल्फ मेडिकेशन को प्रेफर कर रहे हैं, रूटीन चेकअप्स के लिए नहीं जा रहे कि बड़ी वनरेबल प्लेसेस हो गई हैं हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स, तो हमें नहीं जाना, कोरोना ना हो जाए, उसका जो डर है वो इस तरह से भी फैल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग चेकअप नहीं करा पा रहे और अपनी बीमारियां डायग्नोज नहीं करा पा रहे उनके लिए भी एक बड़ा खतरा है, खास तौर पर अगर हम किडनी की बात करें तो उस लिहाज से। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन हैदर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी शुक्र, आप सुनाएं। आप डॉक्टर साहब, कोरोना तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, उसका पैनिक, उसका डर, उसकी एग्जिस्टेंस तो है ही, लेकिन आप ये भी देखिए कि उससे बाकी बीमारियां निगलेक्ट हो रही हैं, और निगलेक्ट से मेरी मुराद पेशेंट्स उसको सीरियस ले नहीं रहे, और अगर ले भी रहे हैं तो खुद ही सफ़र करते जा रहे हैं, ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, ना डॉक्टर्स को चेक करा रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आज आपने इस टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट को आज टच किया है। कोरोना के बारे में तो सारी चीज़ें डिस्कशन होती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल जो पिछले दिनों से बहुत बड़ी कैंपेन समझ लें या लोगों का एक ख्याल समझ लें, उसको हुकूमती लेवल पर भी ये बड़ा अच्छे तरीके से कहा जा रहा है जी कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हो गए। ठीक है, आप ये कह लें कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, लेकिन आज जो आपने क्वेश्चन उठाया है ना, ये उसकी ट्रू पिक्चर है कि लोग अस्पतालों में आना बंद हो गए, लोग डर के घर बैठ गए या सेल्फ मैनेजमेंट पे, सेल्फ डिसीजन पे वो चले गए। उसकी रीज़न ये थी कि जो पिछले अगर आप महीने से देखें, जैसे ही हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, उससे हम लोग डर गए। हालांकि वो एक मेरी नज़र में और पूरी दुनिया में देखें कि अगर अमेरिका या किसी भी यूरोपियन कंट्री को इस बात का फिक्र नहीं है कि उनका फिगर लाखों में चला गया, उनका मकसद ये है कि लिखता है और वो कहता है कि 220 मिलियन पॉपुलेशन के लिए आपको मिनिमम 50,000 टेस्ट पर डे करने चाहिए ताकि आप एग्जैक्ट अपनी प्रेडिक्शन और डाटा जो भी आपका है वो उसके मुताबिक एक्यूरेट हो सके। हम इस वक्त अगर आप लास्ट 24 आवर्स को देख लें तो पाकिस्तान ने 21,000 टेस्ट किया और 2,000 पेशेंट आए, और उसमें से आप देख लें कि 2,000 कितने पेशेंट्स जो है ना वो। अब हुआ ये है कि जब डे 1 से मैंने बहुत सारे चैनल्स पे ये बात की कि एक तो गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज थी जहाँ पे फ्री टेस्टिंग थी, और साथ एक प्राइवेट सेक्टर था कि जो सारा पेइंग था। अच्छा, अब गवर्नमेंट सेक्टर से आपने शुरू में देखा होगा कि उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही वो कर सके जी। जो प्राइवेट सेक्टर था ना, वहाँ पे सब्सिडाइज इस रेट्स को नहीं किया गया, बड़ी लेट किया जाके, और वो तो अब जाके किया ना। सिम्प्टोमेटिक टेस्ट किए जा रहे हैं। आप अगर वॉक इन जाकर कहें कि मैं वॉक इन जाकर कहूँ प्राइवेटली कि मैं पैसे देती हूँ मेरा टेस्ट कर लें, प्राइवेट लेबोरेटरीज भी नहीं कर रही, लिमिटेड टेस्टिंग कर लें। उसका जवाब मैं ये देता हूँ, आपको ऑथेंटिक डॉक्टर की या सिम्पटम्स होने चाहिए। नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कर भी लें
आप ये देखें कि 7,000 रुपये के टेस्ट की और पहले जो 8,000 और 9,000 रुपये में हो रहा था जी। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पिछले 4-5 महीने में कि जब के जो वर्किंग कम्युनिटी, जो बिजनेस कम्युनिटी, जो सारे डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं, और वो ये लोग ये टेस्ट की अमाउंट पे कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है। ये तो एक फैक्टर आपने बड़ा सही ये वाली जो चीज़ असल है उसका इम्पैक्ट अब क्या आया, इम्पैक्ट ये आया कि जब सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी कैंपेन चली, उसमें आप देख लें कि अस्पतालों के खिलाफ भी बात हुई, उसमें डॉक्टर्स के खिलाफ भी बात हुई, बहुत सारा कुछ हुआ जी, इंजेक्शन लग जाता है, फलां हो जाता है, ये हो जाता है। फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो भी नेगेटिव किसी भी अदारे की या हॉस्पिटल की जो कोई क्लिप होता है उसको डोमिनेंटली दिखाया जाता है, तो जो उसके अगेंस्ट तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल। अब लोगों ने क्या फैसला किया कि अस्पतालों में तो ये हो रहा है कि अस्पतालों में तो मरीज मर जाते हैं, वहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं जी, डॉक्टर उनको इंजेक्शन। अब मैं आपको पिछले 48 घंटे की अपने अस्पताल की, मैं इस वक्त इत्तेफाक अस्पताल में कोरोना को जो ऑपरेशनल हेड के तौर पर डील कर रहा हूँ सेंटर को, पिछले 24 घंटों में मेरे पास 5 मरीज एडमिट हुए हैं विद कोविड। अच्छा, पॉजिटिव जो केसेस हैं। अब वो 5 मरीज कैसे हैं जो कि पिछले 9 दिन से या 8 दिन से घर में सेल्फ मैनेजमेंट पे हैं। अब क्या हुआ है, डिटोरिएट, अब वो वर्स हुए। इस वक्त जो हॉस्पिटल में पेशेंट लैंड कर रहा है या स्पेशलिस्ट के पास आ रहा है, वो इमरजेंसी में जब वो वर्स हो रहा है तब वो घर से निकल रहा है। इनमें यंग पेशेंट भी हैं। अब मैं उनको रात और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लोगों दी है, आई रियली होप कि वो इसके ऊपर अमल करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर आपने गुर्दों के अपने इमराज या दीगर जो भी इमराज हैं, इसके आपके हमने बताया आपको ये बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना, और इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना। कोरोना से आपने अभी भी वही मामला है कि आपने SOP को फॉलो करते अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, आप रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, अपने कारोबार में जहाँ जा रहे हैं तो आप अपना डॉक्टर से इलाज भी जरूर करवाएं। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम आ रही है, इसके ऊपर खुदारा SOPs ना छोड़िएगा, बस इतना मैसेज है कौम के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मूविंग फॉरवर्ड और अगली बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल जौहर निगार ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि तरक्की और कामयाबी के लिए लगन और मेहनत दरकार है, यही वो सीढ़ी है जो आपको आगे लेकर चले। बिल्कुल। डॉक्टर जनरल निगार जौहर जो है वो पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोट हुई, और ये बड़ी बात है पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ जो है ये रियल एम्पावरमेंट की ये बेहतरीन मिसाल है कि आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी एक ज़बरदस्त करियर है, उनका सर्जन है वो, और बड़ा ज़बरदस्त करियर उन्होंने गुजारा, और ये उनकी एक तो हौसला अफजाई हुई, फिर एक मैसेज गया पूरी दुनिया को कि किस तरह से हम अपनी ख़वातीन को जो है प्रमोट करते हैं, ऊपर लेकर आते हैं। और देखें ये कोई छोटी बात नहीं है, उन्होंने भी आगे से भरपूर अप्रिशिएट किया, और जब वो अपने घर पर वापस गई, जब अपने स्टेशन में, तो जिस तरह से उनके ऊपर फूल निशावर किया गया, वो वीडियो वो सच एन इमोशनल वीडियो। लेकिन वही बात कि ये है सही women empowerment की मिसाल। उन्होंने कहा कि आपको सुनवाते हैं। Females going into every part of the disciplines, the different specialities, and they are working everywhere, and they are everywhere. And not only in the medical setup, but you see females in the other setups like the communications, the telecommunications, and so many other fields. I am proud to be in the army, which actually believes in the system of merit, and I am a testimony to that. And secondly, I believe that this is a very open-minded ज़बरदस्त मैसेज उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि आई फील प्राउड टू बी इन पाकिस्तान आर्मी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप पर जो है बड़ा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आप जो है हमारी प्राइड हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी वजह से पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन होगा। इसी तरह आप पाकिस्तान की खिदमत करती रहें, और हम आपको इसी तरह अप्रिशिएट हमेशा करते रहेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बासलाहियत नौजवानों का दिन आज मनाया जा रहा है, और हमेशा मैं और अबूज़र एक बात करते हैं, और मुझे लगता है कि हम रिपीट भी करते हैं, लेकिन हम बड़ा प्राउडली ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट, हुनर, सलाहियत की कमी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में चीज़ें सीखता है, क्रिएटिव पार्ट प्ले करता है। सिर्फ कमी है पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी है, उसी वजह से ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से फिर जो स्किल्ड क्लास है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, और वो बाहर जाकर
जॉब्स लेती है, क्योंकि पाकिस्तान में उनको उनके स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिले तो उनके मयार के हिसाब से नहीं मिलती, और अगर मयार भी मिल जाए तो उतनी तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये तमाम मामला है। तो इसीलिए दुनिया भर में जहाँ पर स्किल्ड क्लास को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ताकि यहाँ से ब्रेन ड्रेन ना हो, यहाँ से लोग स्किल्ड जो हुनरमंद लोग हैं पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, यहीं पर पाकिस्तान की और अपनी फैमिली की खिदमत। बिल्कुल, इसीलिए 24/9 का एक खास सेगमेंट होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मुल्क भर से मुख्तलिफ जगहों से बासलाहियत लोगों को सामने लेकर आएँ और आपसे मिलवाएं। फिलहाल आपको समीन नवाज मिलवा रही हैं कराची से एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान से। कठिन हालात का जवामर्दी से मुकाबला करते पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान की शान है। हर इंसान की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मैग्नीफाई करेंगे, शाइनेस क्यों हुई? बिकॉज हमने नेगेटिव को क्या किया? मैग्नीफाई किया। कराची के रिहायशी 29 साल समद अब्बास जैदी का शुमार भी ऐसे नौजवानों में होता है जो महज अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कम उम्री में तरक्की की कई मनाजिल तय कर चुके हैं। दुनिया में बहुत सारे काम है जो इंसान कर सकता है, पर सबसे बुनियादी काम है कि आप लोगों को यकीन बांटें। एक जुमला मुझे बेहद पसंद है कि जो इस दुनिया में बेयकीन लोगों को यकीन बांटता है उसके सजदे से जमीन भी कांपती है। मुल्क में नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगारी के बायस नाउमीदी का शिकार है। समद अपने तरबियती प्रोग्रामों में नाउमीद लोगों को उम्मीद की राह दिखाते हैं। इस इदारे को स्टार्ट करने की वजह ये थी कि नौजवानों को एम्पावर किया जाए, इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाए। अगर वो जॉब्स पर हैं, टीचर्स में पढ़ा रहे हैं, तो वो इन स्किल्स की मदद से अपने प्रोफेशन, अपनी फील्ड में आगे निकल सके। दुनिया में इन्हीं कौमों ने तेजी से तरक्की की मनाजिल तय की हैं, जिन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को ओहदे हाजिर की जरूरियात से हम आहंग करते हुए जदीद उलूम से आरास्ता किया। इसी सोच के पेश नजर कम उम्र नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ अमल है। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। तो जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान में वाकई स्किल्ड क्लास की कमी नहीं है, और यही लोग हैं जो कि पाकिस्तान की खिदमत करें। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए ताकि ये लोग पाकिस्तान में रहें और काम करें। और होता यह है भाई, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती। बिल्कुल, उन्हीं को सपोर्ट नहीं मिलती। और ऐसा ही हुआ, कल लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया गया। रेल मजदूर इत्तेहाद ने वहाँ पर एहतजाज किया। एहतजाज के कुछ एजेंडाज थे जो उन्होंने सामने रखे, जिसमें ख़ास तौर पर जबरी बरतरफियों का जिक्र किया गया। फिर उसके साथ साथ जो इस दफ़ा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, बहरहाल उससे ये भी इफेक्ट हुए। और इसके साथ साथ जो अभी और मज़ीद डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला जो है वो किया जाएगा, वो भी ज़ेर गौर है। तो उस पर भी इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुनवाई हुई या नहीं हुई, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सदर मजदूर इत्तेहाद रेलवे महमूद नंगियाना साहब मौजूद हैं। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। कल प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रेलवे मुलाजमीन की वहाँ मौजूद भी थे। क्या मुतालिबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया। हमारे मुतालबात जो है, पिछले 3 साल से हम अपने मुतालबात की बात कर रहे थे कि रेलवे, पाकिस्तान रेलवे में टेक्निकल स्टाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसके सर के ऊपर ये रेल चलती है। ऐसे ही अब हमारा अलमिया ये है कि मिनिस्टर ना तो टेक्निकल आता है, चेयरमैन रेलवे में से नहीं लिया जाता, बाहर से आता है। जिन लोगों को रेलवे के बारे में कुछ पता नहीं है, वो जब बाहर से आ जाते हैं, ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स जो उनको ब्रीफिंग देते हैं उसी पर चलते हैं। असल में रेलवे को चलाने वाले 16 स्केल के टेक्निकल वो लोग हैं जिनकी तादाद 446 है, जो पूरे पाकिस्तान में ट्रेन ऑपरेशन को कवर करते हैं। अच्छा। और ट्रेनों को बनाते भी हैं वर्कशॉपों में, तो मेंटेनेंस भी करते हैं। इन लोगों से रब्ता नहीं किया जाता, इनसे नहीं पूछा जाता कि रेल का फ़ायदा किस तरह होगा, तजावीज़ दे या रेल खसारे में क्यों जा रही है। मेरा यही सवाल है मिनिस्टर साहब से कि रेलवे खसारे में क्यों जा रही है। आपने क्या देखा? उन खड्डों को तलाश करना चाहिए जिनसे ये पैसा खराब हो रहा है। खराब हो रहा है, ठीक है। उसको तलाश करने की बजाय मजदूरों पर वजन आ जाता है। मजदूरों को निकाल दो, इनको इंक्रीमेंट ना दो, इनके पैसे काट लो। ये हालांकि मजदूर जो है ना, वो जितनी तनदेही से काम करता है शायद कोई अफसर नहीं काम करता। आप यकीन कीजिए कि 1980 से पहले ये रेल मुनाफे में जा रही थी। 1,18,720 के करीब मुलाजिम थे और उनके ऊपर अफसरान की तादाद सिर्फ 107 थी।
आज 76,000 मुलाजिम है और अफसरान की तादाद है 1012। अच्छा। तो और आप यकीन कीजिएगा 800 ऐसे अफसरान हैं जिनको AC अलाउ नहीं है लेकिन लगा कर बैठे हैं। वो चेयरमैन साहब को नजर आना चाहिए, वो मिनिस्टर साहब को नजर आना चाहिए। आप उसको कैलकुलेट कर लें, तकरीबन 80 लाख रुपया महीने का खर्चा है। चलिए, ये तो एक सिस्टमैटिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेट्स नॉट गो देयर महमूद साहब। लेकिन ये भी कहिएगा कि अदालत ने भी इस हवाले से क्वेश्चंस रेज किए हैं कि जो एक्स्ट्रा भर्तियां हैं उनको फारिग किया जाए। एक एक काम के लिए 3-3, 4-4 लोग रखे हुए हैं जो अपेरेंटली उस तरह से तो काम नहीं करते। अब लाहौर शहर में आप कह रहे हैं कि काम होता होगा क्योंकि एक बड़ा शहर है, ऑन नोटिस आ जाता है, बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर छोटे छोटे स्टेशन पर जो आपके मजदूर लोग हैं, जो एक्स्ट्रा भर्तियां हैं, क्या वाकई में वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एडहॉक पर या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके कौमी खजाने पर बोझ भी डाला जा रहा है? मुअज़्ज़र डालर ने जो बात की है ना, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हकीकत ये है कि रेलवे में इस वक्त एक मुलाजिम जो है ना वो 4-4 बंदों का काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ये ग्राउंड रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी में काम करता हूँ। मेरे फॉर एग्जांपल मिसाल दें, मैं जनरल रिपेयर शॉप पाकिस्तान रेलवे का इंचार्ज हूँ। मेरे मुताबिक इस वक्त 400 बंदा काम करता है मेरे नीचे। मैं रोजाना की बुनियाद के पर उनके साथ काम करता हूँ, देखता हूँ, बांटता हूँ, मटीरियल इशू होता है, ये सब कुछ। अब जब से ये हुकूमत आई है, इतना बड़ा मसला बन गया है कि मटीरियल दरकार नहीं है। जब मटीरियल दरकार नहीं होगा, मजदूर बैठेगा, तो उसका अखराजात किधर जाएंगे? उसको तनख्वाह तो मिलनी है ना, वो लॉसेस में जाएंगे। मियां साहब, अब ये सारे मामला तो आपके समझ में आ गए कि ऑब्वियसली आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और गवर्नमेंट का, और फिर कोर्ट ने भी कह दिया है, जैसे बात हो रही है, कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मुलाजमीन हैं, ऑब्वियसली निशानदेही होगी, उसमें से पता लग जाएगा क्या होता है कि वो अफसरान है या मजदूर है। अब मुझे बताएं कि आप जिस तरह से आपने जो भी कल एहतजाज किया, जो भी मामला हुआ, उसके ऊपर क्या आप सिचुएशन क्या है? आप चाह रहे हैं कि नंबर 1 आपकी पे बढ़े, या फिर आपको निकाला ना जाए, या फिर कोई और मामला है जिसके ऊपर पहले आपके जो पॉइंट्स हैं वो हैं क्या, ताकि उसके ऊपर बात हो सके? हमारा जो पहला पॉइंट है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए, वफाक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। जो वफाक का मुलाजिम है वो पिस रहा है। ठीक है, और महंगाई पंजाब में भी नहीं बढ़ी, और ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, ये तो ओवरऑल तमाम सरकारी इदारे इसमें इसके अंडर आते हैं। नहीं, आप देखें ना, पंजाब में भी कल कुछ महकमों में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। अब आप देखें तो किसी में भी नहीं बढ़ी ना, आपके क्या मुतालबात हैं? वो इशू हमारे ये सबसे मेन मुतालबा तो ये था, और इसके अलावा हमारे मुतालबात हैं कि जो लोग टेक्निकल स्टाफ या जो पूरे पाकिस्तान रेलवे में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके अलाउंसेस जहाँ पर फ्रीज किए गए हुए हैं। अब 1985 में अलाउंसेस फ्रीज किया गया कि एक इंचार्ज को 1985 में 100 रुपया मिलता था इंचार्ज अलाउंस। आज भी वही मिल रहा है? आज भी वही मिल रहा है। अच्छा, ऐसे कई मिसाल हैं। आप बेहतर तौर पर कितने साल हो गए आपको इस इदारे में? आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि ये इदारा एक तो खसारे में जा रहा है, पहले ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कोरोना की वजह से 3 से 4 माह ट्रेन्स भी बंद रही हैं, आप भी जानते हैं, जो रेवेन्यू पैसेंजर्स ट्रैवलिंग से आता था वो भी नहीं आया। अब भी जितनी कैपेसिटी है ट्रेन्स चलाने की, उसके कंपैरिजन में बहुत कम चलाई जा रही हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा पेंडेमिक जब अफेक्ट कर रहा है, तो हर एक को अपनी अपनी कैपेसिटी में कुर्बानी देनी पड़ रही है। बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ रही है। देखिए ना, आपने ये बिल्कुल सोचे समझे बगैर ही ट्रेनें बंद कर दी है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट अब ये पड़ा कि बगैर सोचे समझे फिर आपने चला दी। अब उसमें आपने कहा जी 40% हम चलाएंगे कोविड-19 की वजह से, उसमें मुसाफिर ही नहीं है, आपको उस गाड़ी के अखराजात ही पड़ रहे हैं, वो लॉसेस में जा रही है। ऐसी गाड़ियाँ ट्रेन चलाने से मजीद लॉस जा रहा है। जब खड़ी थी उसमें डीजल तो नहीं जा रहा था, लोगों के मसाइल तो थे ना, फिर सिस्टम तो चलाना था दोबारा से। अब देखिए, उसमें आप लोगों के मसाइल भी देख लें और ट्रेन में जो मुसाफिर बैठ रहे हैं वो भी देख लें। अच्छा, आपने एक और चीज़ बात की थी कि 35 से 38% शॉर्टेज है मुलाजमीन की। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आपके एक्स्ट्रा मुलाजमीन है, आपने कहा 35 से 38% शॉर्टेज है, ये कैसे? मतलब आपने किस तरह से हिसाब लगाया? मैंने आपको हिसाब नहीं लगाया, ये कैलकुलेटेड है। तो फिर ये मतलब कोर्ट और गवर्नमेंट भी कह रही है, साहब रेलवे के सारे सिस्टम भी कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा मुलाजमीन। आपके शोज में, टॉक शोज में मुख्तलिफ जगहों पे लोग आते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। कल मैं एक देख रहा था, वो कह रहे थे जी अब जदीद दौर आ गया, कंप्यूटर हम खुद चलाना चाहिए ऑफिसर को, उसको चाय देने वाला नहीं होना चाहिए, उसका दरवाज़ा खोलने वाला नहीं होना चाहिए, उसका फलां नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ उसने बात तो ठीक ही है, लेकिन जो ये लोग नहीं होंगे तो इनके लिए क्या सोचा? इनके लिए सोचा कुछ नहीं, और मतबादिल तलाश
ऐसी ही तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया 15% छांटी कर दो, छांटी करके वो 15% 20,000 लोग बनते हैं, वो 20,000 खानदान कहाँ पर जाएंगे? उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा रोजगार की सूरत में, आप ये सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए क्या सोचा, वरना उनके लिए क्या सोचा। अच्छा जरा ये भी बता दीजिएगा, डीजी लीगल के ऊपर कल काफी आप लोगों ने नारेबाजी भी की कि उनको तब्दील किया जाए या हटाया जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हैं, उनके साथ क्या मामलात हैं मजदूर तबके के? देखिए मैं ये आपको बात बताऊं, डीजी लीगल हो गया और डायरेक्टर आईटी हो गया, 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है वो डायरेक्टर आईटी, 4 लाख रुपया ले रहा है डीजी लीगल। आप मुझे बताइएगा कि रेलवे का क्या फायदा वो कर रहा है, रेलवे को क्या मुनाफा मिल रहा है? तो देखिए एक पोस्ट बनाई है, वो तो हो सकता है वो लीगल डिपार्टमेंट ही जानता है और वो साथ गवर्नमेंट जानती है कि क्या उनको फायदा है। वो लीगल डिपार्टमेंट भी रेलवे के जो अफसरान फारग बैठे हैं जिनको पीडी लगा दिया जाता है, ओसीडी लगा दिया जाता है, ये तो डिसाइड करने का उनको है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कल आपके मुज़ाकरात हुए, किसी से कोई आया आपसे बात करने, कोई ऑफिसर किसी ने? कोई बात नहीं, कोई मुज़ाकरात करने के नहीं आया। इंतहा दर्जे आपने कहा है कि 5 अगस्त से हम रेल ऑपरेशन जो है वो बंद कर देंगे अगर हमारी बात ना सुनी। हमारी बात ना सुनी गई तो इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में ये काम करेंगे, पूरे पाकिस्तान में हमारे रवाबत है, पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया मियां महमूद नंगयान साहब, और आपका पॉइंट जहाँ पर एहतजाज आपने किया वो भी बात ठीक है, अपना आपका राइट है, लेकिन मुझे ये बात बहुत वैलिड पॉइंट है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप छांटी कर दें, ऑब्वियसली पहले तो आप उनको तलाश करें जिन्होंने इनको एक्स्ट्रा भर्ती किया, फिर अगर उसके बाद आपने उनको सजाएं दें, और जब आपने कहा कि इनकी छांटी करें तो उनका कोई ऑल्टरनेटिव सोचें कि इनको करना क्या है। जो इतने 20-25 हज़ार या और भी डिपार्टमेंट में जहां जहां आपको लगता है कि एक्स्ट्रा लोग भर्ती किए गए, उनका ऑल्टरनेटिव आप पहले तलाश करें, उसके बाद फिर आप उनको निकालें, क्योंकि फिर बहुत से खानदानों से मुतासिर होंगे, बहुत सी जिंदगियां मुतासिर होंगी, तो इस तरह से स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उन्होंने कहा कि करप्ट हुकूमतें थी पीछे और इसलिए काम नहीं हो सके, लेकिन अब अपोजिशन कह रही है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो खुद तारीखी करप्ट हुकूमत। बिल्कुल। इससे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, फिर अब जो है वो नून लीग की तरफ से भी ये बात हो रही है। कल नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ बातें की हैं, आपको सुनाते हैं। के चेयरमैन को कि वो फौरी तौर पे विलफुल डिफॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा बनाएं, जिससे कि अरबों रुपए का इस कौमी मंसूबे को नुकसान किया गया है, और मैं मुतालबा करता हूं कि इस मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके। और ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है, क्या इसको पीटीआई की करप्शन नजर नहीं आती? क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? 50 रुपए की चीनी को 90 रुपए किलो किसने किया? नैब ने अब तक क्या कार्रवाई की है? हमारे लिए तो 40-40 साल पुराने मुकदमे खुल जाते हैं। पीटीआई 300 अरब का डाका डाले गरीबों की जेब पर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा कहा उन्होंने कि कोई पूछने वाला नहीं है, मगर मच बनकर हुकूमत मौजूद है। अब इमरान खान साहब इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि वो जब अपोजिशन में थे तो ऑब्वियसली वो तो कहते थे कि इस तरह से होना चाहिए और तमाम चाहे वो हुकूमत हो शख्स या अपोजिशन में हो उसका एहतसाब जो है वो नैब करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी का ही वो नारा है जो तहरीक इंसाफ बड़ा स्ट्रांगली और बड़ा बिलीव के साथ लगाती है कि वी स्टैंड विद अकाउंटेबिलिटी। तो फिर अकाउंटेबिलिटी अपने लोगों के लिए क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। फिर जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा था KPK के करप्शन और ख़ास तौर पर VIT का जिक्र किया, उसके ऊपर भी खामोशी है हुकूमत की तरफ से। लेकिन बहरहाल जी साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कुछ मशवरे दिए हैं गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा है कि अब रियासती इदारों को भी सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा। क्या मशवरे दिए उन्होंने, आपको दिखाते हैं। हुकूमत देखी है जो खुद ही अपनी जाने की बातें भी कर रही है और माइनस होने की बातें भी कर रही है। रह गया मसले का हल क्या है। मसला गंभीर हो गया है। मसला गंभीर इसलिए हो गया है कि जहां पाकिस्तान को इन्होंने ला के फंसा दिया है, वहाँ से निकालना अब इतना आसान काम नहीं है। ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया जिन्होंने 2 साल में 20 साल की तबाही मचा दी है।
और अब सच्ची बात तो ये है कि हर कोई जो है जब ये सोचता है कि अगर उस पर ज़िम्मेदारी पड़ी तो वो कैसे चलाएगा, तो एक बार लर्ज जाता है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को जब आते हैं तो उनको फिर इख्तियार के साथ हुकूमत भी तो नहीं करने देते, उसमें मदाखलत होती है, रुकावटें डाली जाती हैं, हर तरफ से रुकावटें डाली जाती हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया है पाकिस्तान में गवर्नेंस का और हुक्मरानी का। इसका बड़ा संजीदगी से इस पर बात करनी पड़ेगी और सोचो विचार करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल, ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ कि कोई एक जमात तनहा पाकिस्तान को बुहरान से अब निकाल पाएगी। साद रफ़ीक की बातें तो ठीक हैं, अब इस पर इम्प्लीमेंट कब होता है ये तो हम देखेंगे कि वाकई इस पर कोई सीरियस होता है या नहीं। लेकिन अच्छी उन्होंने मशवरा दिया है कि इस तरह से होना चाहिए कि कानून में, आइन में हर चीज़ आपके सामने मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की बात है। कोई भी अपनी हद से तजावज़ ना करे तो मामला बिगड़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं, और वो इंटरेस्टिंग खबर है जी नॉर्वे से, जहाँ पर कज़न मैरिज पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया गया है। अब ये मुतालबा क्यों किया गया है ये आपको बताते हैं। इमिग्रेशन और मैरिज एक्ट के तहत जो ये तब्दीली है, इसकी वजह से ये कहा गया है वहाँ पर जितनी भी एशियन कम्युनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम और पाकिस्तानी, जिसकी वजह से ये मुतालबा किया गया है कि ये जो कल्चर है एशियाई ममालिक से शादी के ज़रिए नॉर्वे में इमिग्रेशन हासिल करने का, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। होता क्या है कि कुछ लोग वहाँ मकीम होते हैं, वो बैक देयर होम टाउन कज़न मैरिजेस करते हैं या यहाँ पर शादियाँ करते हैं, और फिर चूँकि शादी हो जाती है और जिनके पास परमानेंट इमिग्रेशन होता है वो यहाँ से उनको वहाँ ले जाते हैं और उनकी भी इमिग्रेशन हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कानून पास होता है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर किसी का राइट है, वो शादी कहाँ पर करता है, किससे करता है, इस पर आप किसी को रोक नहीं सकते। इसके अलावा आप ये भी नहीं किसी को रोक सकते क्योंकि मज़हब है, उसको फॉलो करना है। कज़न मैरिज इसमें कोई ममानत नहीं है इस्लाम में, इसीलिए कज़न मैरिज हो या फिर आपकी मर्ज़ी की शादी हो, पाकिस्तान से उस शख्स को बुलाया जाए अगर वापस, तो फिर आप किस तरह से इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ऑब्वियसली इस पर बात होगी और देखना होगा। और बात यह है कि जो मेडिकली कहा जाता है तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत से कज़न्स की आपस में शादी मतलब बार बार हो तब वो मसला आता है मेडिकली। एक दफ़ा कज़न मैरिज से ऐसा कोई इशू नहीं है, और मेडिकली जब इस्लाम में ऐसी चीज़ है, आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब इस चीज़ को रियलाइज करता है कि कज़न मैरिज से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इस एशियाई कल्चर में जब कज़न मैरिजेस हो रही होती हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों की सूरत में सामने आता है। उससे पहले जो वेस्टर्न वर्ल्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि थायराइड के टेस्ट कराए जाएँ, थैलेसीमिया के टेस्ट कराए जाएँ दोनों कपल के, उसके बाद इजाज़त होनी चाहिए। खैर नॉर्वे ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि पाबंदी होनी चाहिए। लेट्स से ये अप्रूव होता है या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बड़ी परसेंटेज जहाँ पे क्रॉस कज़न मैरिजेस कराई जाती हैं उनके बच्चे इफेक्ट होते हैं। अब सर मेरे अपने 2 कज़न्स जो हैं वो, चूँकि मेरे मामू और मुमानी की कज़न मैरिज थी, तो एक बेटी को थैलेसीमिया है, एक बेटी एबनॉर्मल है, एंड उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि बिकॉज इट वाज अ कॉम्प्लेक्स्ड कज़न मैरिज, जिसके नतीजे में बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं हो सके। एनीवेज मैं तो इस बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आपको इस्लाम में इजाज़त है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेडिकली भी आपको मेडिकली देखना होगा। ऑब्वियसली आप देख लें इसको, लेकिन अब ये हुकूमत फैसला करती है या नहीं करती, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली जो कम्युनिटी है वो तो उनके राइट्स हैं और वो उसको होने नहीं देंगे इतनी जल्दी। और वेस्टर्न सोसाइटी इस तरह से कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू वो चलेंगे, और ऐसे मतलब ये तो नहीं एक तरफा उन्होंने कह दिया और हो गया। बिल्कुल, ये एक सजेस्टेड है जो उन्होंने दायर किया है कि जी इसमें चेंजेस आनी चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, उसको मंजूर करते हैं या नहीं करते, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ को महसूस किया जा रहा है और लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उम्मीद करते हैं ये फैसला जल्द हो जाएगा, लेकिन लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।